हेलो, गुड इवनिंग टू स्टूडेंट्स। माई सेल्फ राकेश सोनी। सो आज हम बात करने वाले SHM वेव मोशन एंड साउंड के लेक्चर नंबर 6 की। क्लियर। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात की थी प्रेशर डिफरेंस की, जिसमें हमने मैक नंबर भी देखा था और किस तरह से अपन किसी भी एरोडायनामिक बॉडी का प्रेशर डिफरेंस देख सकते हैं। क्लियर। अब आज बात करने वाले अपन इको। देखिए इको क्या होता है। इको इको का हिंदी मीन होता है प्रतिध्वनि। क्लियर। इसका मतलब है हिंदी मीन क्यों बताया, क्योंकि जो भी आपकी वॉइस है वो किसी से टकरा के लौट के वापस आएगी, इसलिए अपन उसको क्या बोलेंगे, प्रतिध्वनि। क्लियर। ओके। अब देखिए अगर मैं यहां से बात करूं बेसिकली, तो इको क्या होता है। इको इट इज बेस्ड ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इट इज बेस्ड ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड एन इको इज डिफाइंड एज ए रिपीटेशन ऑफ साउंड ड्यू टू रिफ्लेक्शन। इससे पहले वाले लेक्चर में जो हमने बात की थी वो की थी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की। क्लियर। अब यहां पर अपन बात कर रहे हैं कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है वो किसका फिनोमिनन है, एक तरह से इको उसी का फिनोमिनन है। देयर आर नंबर ऑफ टूरिस्ट प्लेस वेयर इको पॉइंट आर मार्क्ड। तो इको को अपन किस तरह से समझते हैं उसके लिए बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए यहां से अपन ने कोई भी अपने ये कोई क्लिफ है या वर्टिकल वॉल है। अब यहां पर अपना सोर्स पार्टिकल यहाँ है। क्लियर। अब यहां से एनर्जी ट्रांसमिट, यानी कि यहां से बोलना स्टार्ट हुआ है तो एनर्जी इस तरह से गई। क्लियर। यहां पर रुकी, टकराए बाद ये वापस लौट के आएगी इस तरह से। क्लियर। अब अगर इसने यहां से यहां तक डिस्टेंस कवर की वो है आपकी डी। क्लियर। वापस जो डिस्टेंस कवर की उसने, तो यहां से पार्टिकल गया वापस लौट के आया, तो सेम यहां तक ही आया, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 2D मतलब D प्लस डी, तो ये कितना बन गया बेटा 2D। अब यहां से अगर अपन स्पीड की बात करें तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन साउंड। तो यहां से लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस कितनी है 2D और कितने टाइम में हमने इसको सुना है। तो अपना फॉर्मूला क्या बन गया, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि इको क्या हो गया आपका। इको के लिए जब भी अपन कोई बात करेंगे तो इस टाइप से फॉर्मूले को यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ साउंड टाइम फॉर हियरिंग एंड द डिस्टेंस ऑफ रिफ्लेक्टिंग बॉडी। तो यहां से भी अपन ने फॉर्मूला देखा v इक्वल टू 2D अपॉन टी। अब यहां से अपन बात करते हैं, अगर डिस्टेंस निकालनी है अपन को यहां से, तो d को क्या लिख सकता हूं मैं, v इंटू टी डिवाइड बाई 2। अब किसी भी इको को सुनने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है उसके बारे में बात करते हैं। टाइम रिक्वायर्ड फॉर हियरिंग एन इको, वो होता है बेटा आपका 1/10 सेकंड। किसी भी इको को सुनने के लिए जो आपका टाइम लगता है वो 1/10 सेकंड लगता है। अरे बात समझ में। तो टी तो हमें पता होगा, डिस्टेंस निकालनी है v, जो भी सोर्स या ऑब्जर्वर होगा उसकी स्पीड अपन को देगा कि जैसे कोई भी इंजन है वो इतनी स्पीड से आगे जा रहा है। क्लियर है। और ये क्या हो जाएगा आपका डिवाइड बाई 2। तो इस तरह से अपन उसकी डिस्टेंस भी बता पाएंगे। अब यहां से मिनिमम डिस्टेंस किसी भी इको को सुनने के लिए मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, तो देखते हैं अपन यहां से। देखिए डी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। वी आपका वी होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर साउंड होता है आपका 332 मीटर पर सेकंड। अब नॉर्मल टेम्परेचर तो रहेगा इसे ही, कुछ ना कुछ जैसे अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो स्पीड ऑफ साउंड भी आपकी बढ़ती चली जाएगी। तो आपका यहां से होता है ये 340 डिवाइड बाई 2 और टाइम की वैल्यू रख दी अपन ने 1/10। यहां से कटा तो डी कितना हो गया आपका 17 मीटर, यानी कि किसी भी इको को सुनने के लिए मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए आपकी 17 मीटर होनी चाहिए। अरे बात समझ में, ये बिल्कुल आपको याद रखना है। 17 मीटर इज द मिनिमम डिस्टेंस फॉर हियरिंग एन इको, और टाइम कितना होना चाहिए 1/10 सेकंड। क्लियर। ओके, आगे बात करते हैं। अब देखिए यहां से अपन को कुछ कंडीशंस देखनी है, जैसे अपन यहां पर बात करते हैं कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ एन इको। क्या क्या इको के लिए कंडीशन होनी चाहिए। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड एंड द रिफ्लेक्टिंग बॉडी शुड बी 17 मीटर। तो मैंने इसीलिए पहले आपको कैलकुलेशन करी फिर ये पॉइंट बताया। क्लियर। द वेवलेंथ ऑफ द साउंड शुड बी लेस देन, यानी कि जो आपकी साउंड की वेवलेंथ है शुड बी लेस देन होनी चाहिए हाइट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग बॉडी। अरे बात समझ में, जो बॉडी है जिससे
कोई भी साउंड रिफ्लेक्ट होके वापस आ रहा है उससे लेस देन होना चाहिए, यानी कि हाइट ऑफ रिफ्लेक्टिंग बॉडी। आ रही बात समझ में? हाइट ऑफ रिफ्लेक्टिंग बॉडी और द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड शुड बी सफिशिएंट सो दैट इट कैन बी हियर्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी कि आपकी जो इंटेंसिटी है, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, वो सफिशिएंट होनी चाहिए ताकि रिफ्लेक्टेड साउंड को हम सुन सकें। आ रही बात समझ में? क्लियर? फिर आगे बात करते हैं अपन रिफ्लेक्टिंग बॉडी। क्लियर? अब आगे की स्लाइड पे मूव करते हैं। अब देखिए रिवर्बरेशन क्या होता है। रिवर्बरेशन को बोलेंगे अपन हिंदी में गूंज। क्या बोलेंगे? गूंज। देखिए एक तो होता है आपका इको, जिसको अपन ने बोला प्रतिध्वनि, लौट के वापस आना, गूंज। जैसे अपन मूवीज वगैरह देखने जाते हैं सिनेमा हॉल्स में, तो आपने देखा होगा सामने स्क्रीन लगी होती है जिस पर वीडियो आपकी प्ले होती है। अब वहां से चाहे कोई बॉक्स पे बैठे, चाहे कॉर्नर पे बैठे, चाहे सेंटर पे बैठे, कहीं भी बैठे हैं, यहां से स्टेज से निकलने वाली साउंड रे ऑल ऑडियंस तक क्या जाएगी? सेम जानी चाहिए, यानी कि इंटेंसिटी यहां से सेम जानी चाहिए। वही आपका क्या होता है? रिवर्बरेशन। इसकी बात करते हैं। व्हेन अ साउंड इज प्रोड्यूस इन अ बिग होल, क्लियर, इट वेव रिफ्लेक्ट फ्रॉम द वॉल्स एंड ट्रेवल बैक एंड फोर्थ, या तो आगे जाएगी या पीछे जाएगी। क्लियर है? यानी कि ऑल ऑडियंस, जितने भी ऑडियंस बैठे हो, उन सब तक आपकी साउंड की इंटेंसिटी, साउंड लेवल सेम जाना चाहिए। क्लियर? ड्यू टू दिस साउंड डज नॉट वेनिश एट वंस, यानी कि साउंड आपकी नष्ट नहीं होगी। इट फेड्स अवे ग्रेजुअली, और आगे कंटिन्यूअसली बढ़ती चली जाएगी। द साउंड परसिस्ट इवन आफ्टर इट्स प्रोडक्शन हैज बीन स्टॉप, और ये धीरे धीरे क्या हो गई? आगे जाके स्टॉप होती जाएगी। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रिवर्बरेशन इज डिजायरेबल इन द लार्ज हॉल्स। कहाँ जनरली यूज होता है? जैसे ऑडिटोरियम में, कहीं भी हमें कोई मीटिंग लेनी हो, या जो सिनेमा हॉल्स है वहां पर अपन इसको यूज करते हैं। एज इट मेक द साउंड प्लीजेंट एंड मोर इफेक्टिव, तो यही वो फिनोमिना है जिससे आपका साउंड बहुत प्लीजेंट बनता है और इफेक्टिव बनता है। क्योंकि इतने बड़े हॉल में अगर आपको कोई मीटिंग करनी है तो ऑब्वियसली बात है आपको कोई ना कोई इक्विपमेंट को यूज करना पड़ेगा। क्लियर है? ओके। However, too much reverberation is undesirable. It makes a sound confusing to reduce the reverberation of the roof. तो इस तरह से वॉल्स और रूफ को डिजाइन किया जाता है ताकि आपकी वॉइस लौट कर वापस आ सके। अरे बात समझ में? जैसे सिनेमा हॉल्स वगैरह में होती है, ताकि वो वॉइस बाहर नहीं जाए, जिससे वो अननेसेसरी का डिस्टर्बेंस ना हो। क्लियर? Define reverberation as the persistence of the sound due to repeated reflection and gradually फेडिंग अवे। तो ये जो आपकी ये सरफेस बनाई जाती है, ये कैसी बनाई जाती है? कर्व्ड, ताकि यहाँ से टकरा के रिफ्लेक्ट हो गए, हम इस तरह से इसको वापस बता सकते हैं सब तक। क्लियर है? ओके। फिर बात करते हैं अपन स्पीड ऑफ वेव। अब देखो ये जो आपकी स्पीड है वेव की, ये जनरली किस किस पे डिपेंड करेगी, उसके लिए बात कर लेते हैं। स्पीड ऑफ वेव देखो, इन ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव को हम प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से समझ चुके थे। ये तो होता है आपका y और ये होता है आपका t। ये वाला पार्ट होता है आपका क्रेस्ट और ये होता है बेटा आपका ट्रफ। ठीक है? ये क्या होता है? आपका ट्रफ होता है। ट्रफ, TROUGH। क्लियर है? अब देखो इसमें मीडियम अगर आपका सॉलिड है तो किस तरह से? तो यहां पर आपका फॉर्मूला होता है V इक्वल टू अंडर रूट नीटा अपॉन रो। जहां पर नीटा क्या है आपका, यहां पर लिख देते जो जो कांस्टेंट है, नीटा है आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसका फॉर्मूला होता है बेटा शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। आ रही बात समझ में? और यहां पर जो रो है आपका वो तो डेंसिटी ऑफ द सॉलिड मटेरियल है। क्लियर? सॉलिड के लिए। अगर स्ट्रेच स्ट्रिंग की बात करें, जो अपन ने प्रीवियस लेक्चर में स्प्रिंग से भी देखा था, तो वहां पर तो क्या होता है? टेंशन। टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स, नेवर पुशिंग फोर्स। आ रही बात समझ में? तो टेंशन के लिए भी बात करें तो यहां पर ये तो हो गया टेंशन, अगर स्ट्रिंग के केस में बात करें तो। और ये हो गया आपका लीनियर मास डेंसिटी। ये क्या हो गया आपका? लीनियर मास डेंसिटी, वेयर T इज द टेंशन एंड M इज द लीनियर मास डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग। क्लियर? आगे भी देखते हैं। स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, साउंड वेव, लॉन्गिट्यूडनल की बात की थी। इन द मीडियम
इज सॉलिड, अगर मीडियम सॉलिड है तो यहां से आपका रिलेशन होता है v इक्वल टू बी प्लस 4/3 नीटा डिवाइडेड बाय रो, जहां पर b क्या है आपका बल्क मॉडुलस, ठीक है। और बल्क मॉडुलस क्या होता है बेटा, इसका फॉर्मूला होता है एफ अपॉन ए डिवाइड बाय माइनस डेल्टा वी अपॉन वी। मतलब अगर मैं यहां से बात करूं तो अपन लिख सकते हैं इसको स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इसको अपन डेल्टा पी वी लिख सकते हैं, और या तो माइनस डेल्टा वी बाई वी है ही सही, तो ये हो जाएगा वी डेल्टा पी डिवाइड बाय माइनस डेल्टा वी। इसका मतलब है कि जितना प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम आपका उतना ही कम होता जाएगा, क्योंकि माइनस साइन आगे आया हुआ है। माइनस साइन शोज दैट वॉल्यूम इंक्रीज देन द प्रेशर एज वेल एज डिक्रीज। क्लियर। नीटा आपका अभी बात करी थी अपने मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और रो आपका डेंसिटी है। अगर इस केस में फॉर द वैल्यू ऑफ, ये तो अपन ने बता ही दिया, इफ द सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग रोड है तो फिर स्पीड हो जाएगी अंडर रूट वाई अपॉन रो, जहां पर वाई क्या है बेटा आपका वाई यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और इसका फॉर्मूला होता है बेटा आपका लॉन्गिट्यूडनल, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए बात कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। हरी बात समझ में। यहां से अपन एक एक जो भी आपके कांस्टेंट आ रहे हैं उनको समझते हुए भी चल रहे हैं। ये अपने जो अपन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड करके चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, आगे जाके फर्दर क्लास में 11th में, तो वहां पर आपके सब आएंगे कांस्टेंट, ठीक है ना। वो अपने यहाँ पर है भी सही। और लिक्विड की बात करें तो वही बल्क मॉडुलस, और ये आपका क्या दे रखा है रो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, बीटा इज द बल्क मॉडुलस ऑफ द लिक्विड। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फॉर्मूला स्पीड ऑफ द साउंड इन अ गैस डायरेक्टली गैस इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग बीटा। बीटा को किससे रिप्लेस कर दिया अपन ने, प्रेशर से। अभी अपन ने देखा था बल्क मॉडुलस में डेल्टा पी डिवाइडेड बाय माइनस डेल्टा वी बाय वी, तो यहां पर आपका बीटा बल्क मॉडुलस किससे रिप्लेस होगा, प्रेशर से। तो ये क्या हो गया बेटा v इक्वल टू अंडर रूट पी बाई रो। अब लाप्लास करेक्शन देखते हैं, आपके मैथ में पढ़ने को मिलेगा आपको, ठीक है। लाप्लास करेक्शन, इसमें देखो यहां से अपन लिख सकते हैं अंडर रूट गामा पी बाय रो। अभी देख रहे हैं यहां पर गामा क्या है आपका, वेहर गामा एडियाबैटिक कांस्टेंट, ठीक है। एडियाबैटिक कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहता है आपका, ठीक है। ये जो आपकी गैस होती है जैसे मोनोएटॉमिक हुआ, डायटोमिक हुआ, ट्राइएटोमिक हुआ, पॉलीएटोमिक हुआ, उनके अकॉर्डिंग ये वेरी करेगा। क्लियर। पी क्या है आपका प्रेशर, और रो क्या है डेंसिटी। अगर मैं यहां से बात करूं तो यू नो दैट पी वी इक्वल टू आर टी, ये पढ़ते हैं अपन रियल गैस इक्वेशन, जैसे आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इक्वल टू एनआरटी, तो यहां पर अपन बात कर रहे हैं रियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू आरटी। अब यहां से बात करें अगर अपन तो देखो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट गामा P, डेंसिटी को मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऊपर चल गया। PV की जगह में क्या लिख सकता हूं, यहां से PV की जगह लिख सकते हैं अपन, ये PV की जगह RT, तो यहां से लिख सकता हूं अंडर रूट गामा RT अपॉन एम। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। क्लियर है। यहाँ से इस पर काफी न्यूमेरिकल आते हैं आपके, v इक्वल टू अंडर रूट गामा RT अपॉन एम, जहां पर गामा कौन है एडियाबैटिक कांस्टेंट, R कौन है गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 0.0821 ATM लीटर पर मोल केल्विन। क्लियर। T आपका है टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो किस में रखना पड़ेगा आपको केल्विन में, और m जो भी गैस या मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है उसका मास होगा। अरे बात समझ में। तो यहां से अपने फॉर्मूला भी देख लिया है, v इक्वल टू अंडर रूट गामा RT अपॉन एम। क्लियर है। यहां लिख भी सकते हैं अपन चाहे तो, गामा तो लिख ही दिया अपन ने, एडियाबैटिक कांस्टेंट। क्लियर है। इसको अपन यहां पर लिख लेते हैं v इक्वल टू अंडर रूट गामा RT डिवाइडेड बाय एम, जहां पर v कौन है आपका वेलोसिटी या स्पीड ऑफ द वेव, वेलोसिटी और स्पीड ऑफ वेव, ठीक है। R है आपका
यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये केमिस्ट्री में पढ़ते हो आप, इसकी वैल्यू होती है 0.0821 atm लीटर पर मोल केल्विन, क्लियर है। और आप चाहें तो 8.314 और जूल पर मोल केल्विन भी बता सकते हो। हरी बात समझ में, जूल पर मोल केल्विन, क्लियर। टी है आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब है टेम्परेचर इन केल्विन, इस तरह से बता सकते हैं। तो यहां से फॉर्मूला बन गया V इक्वल टू अंडर रूट गामा RT डिवाइड बाय M, ये आपको याद रखना है। इससे पिछले साल भी आपके NSE-JS का जो एग्जाम था उसमें भी न्यूमेरिकल आया था, ठीक है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट T, उन्होंने खुद ने रिलेशन भी दिया था, उससे अपन को आगे इसको सोल्व भी करना था, ठीक है, क्लियर। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं अपन लिक्विड। स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड इज लेस देन सॉलिड, तो इनका ऑर्डर किस तरह से चलेगा देखिए। स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेज इज लेस देन स्पीड ऑफ लिक्विड, तो यहां से अपन लिख सकते हैं सबसे कम स्पीड साउंड की गैस में रहेगी, उससे कम लिक्विड में, और उससे कम सबसे ज्यादा किस में रहेगी, सॉलिड में, क्योंकि सॉलिड में आपको पता है इंटरमोलिकुलर बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब जो आपके पार्टिकल्स है वो बहुत पास पास रहेंगे कंपेयर टू लिक्विड और कंपेयर टू गैस। गैस में तो बिल्कुल दूर दूर रहेंगे, तो किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत इजीली रहेगा, ठीक है। इफेक्ट ऑफ डेंसिटी अभी अपन ने बात करी, वापस वही फॉर्मूला P बाई रो, अपन इसको आराम से चेंज कर सकते हैं। फॉर टू डिफरेंट गैसेस सेम प्रेशर एंड सेम वैल्यू, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट रो, हरी बात समझ में, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अंडर रूट रो के। द स्पीड ऑफ गैस इज मोर देन इन दैट गैस विच हैज लो डेंसिटी एंड वाइस वर्सा, अगर डेंसिटी लो होगी तो गैस की स्पीड बढ़ जाएगी, और डेंसिटी आपकी ज्यादा होगी तो फिर क्या होगा, डेंसिटी बढ़ाएंगे तो स्पीड कम, और डेंसिटी कम करेंगे तो स्पीड ज्यादा हो जाएगी, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट। उसके बाद देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर अभी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था, तो उससे अपन लिख सकते हैं डायरेक्टली V अंडर रूट T, यानी कि जो आपका V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अंडर रूट T के, क्लियर। अब यहाँ से देखो अपन ने 0 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज किया, और जो भी टेम्परेचर दे रखा होगा उसमें T 273 ऐड कर देंगे, तो यहाँ से फॉर्मूला बना आपका V इक्वल टू V नॉट 1 प्लस T अपॉन 273 अंडर रूट में लेते हैं, उसकी जगह अपन ने पावर 1/2 लगा दी। अगर T आपका बहुत लेस देन है किससे, 0 डिग्री केल्विन यानी कि 273 से, तो अपन यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं VT इक्वल टू V नॉट प्लस 0.61 T लिख सकते हैं, वेहर V नॉट इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस, और ये जनरली लेते हैं अपन 332 मीटर पर सेकंड, प्रैक्टिकली वेरीफाइड डेटा है, ठीक है। कई जगह 330 भी ले लेते हैं, कई जगह 332 भी ले लेते हैं, और उनको जो क्वेश्चन में यूज करवाना होगा वो आपको वहां पर वैल्यू भी दे देंगे, ठीक है। 332 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर अपन ने इसको फॉर्मूले में AGT लिया हुआ भी है, क्लियर। ओके, आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंक्रीज ऑफ ह्यूमिडिटी इन एयर इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ साउंड, जितनी आपकी ह्यूमिडिटी बढ़ेगी स्पीड ऑफ साउंड भी आपकी क्या होगी, इंक्रीज होती हुई चली जाएगी। दिस इज बिकॉज ग्राम मोलर मास ऑफ द एयर डिक्रीज, जो उसका एयर का ग्राम मोलर मास है वो डिक्रीज होगा, ठीक है, विद इंक्रीज इन वाटर वेपर, क्लियर। हाउएवर अब यहां से देखते हैं अपन किस तरह से बात करते हैं इफेक्ट ऑफ विंड की। अगर पहले इसमें देखते हैं, वाटर वेपर इज एडेड टू प्योर हाइड्रोजन, द वेलोसिटी ऑफ साउंड डिक्रीज, क्योंकि इसमें अपन ने क्या किया है, ग्राम मोलर मास को बढ़ा दिया है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एम, क्लियर। अगर हम एम को बढ़ाएंगे तो आपकी इसमें ह्यूमिडिटी कम होती जाएगी, और अगर अपन को मॉइस्चर, जैसे यहां से बात कर रहे हैं ह्यूमिडिटी एयर इंक्रीज स्पीड ऑफ साउंड, तो जितनी आपकी ह्यूमिडिटी रहेगी उतनी आपकी स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ेगी। इफेक्ट ऑफ विंड, अब देखिए विंड के केस में ये आपका W हो गया, ये थीटा दे रखा है, तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, W cos थीटा। अब आपका जो स्पीड ऑफ साउंड है वो भी इस डायरेक्शन में V स्पीड ऑफ साउंड, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी,
वी आर इक्वल टू वी प्लस डब्ल्यू कोस थीटा। अब यहां पर सबसे ज्यादा कोस थीटा सबसे ज्यादा आपको कब मिलेगा? जब दोनों पैरेलल हो, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड और विंडी का कंपोनेंट। यानी कि यहां से अगर मैं लेता हूं थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो रिजल्टेंट हो जाएगा v प्लस डब्ल्यू कोस 0, तो यहां से v प्लस डब्ल्यू हो जाएगा। और थीटा 90 लेंगे तो आपका 0 ही जाएगा कोस 0, और थीटा 180 लेते हो आप तो रिजल्टेंट हो जाएगा आपका, यानी कि जिस डायरेक्शन में विंड फ्लो हो रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऑफ साउंड है, तो क्या हो जाएगा v प्लस डब्ल्यू कोस 180। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोस 180? -1। तो यहां से इसकी वैल्यू तो कितनी हो जाएगी? -1। तो वी आर कितना हो जाएगा बेटा आपका? v माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। और थीटा 90 लोगे तो आपको कोई भी कंपोनेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि एयर स्पीड तो इधर और ये इधर, तो थीटा बन गया बीच में 90 डिग्री। तो फिर हमारा जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगा, बिकॉज ऑफ दैट कोस 90 की वैल्यू 0। क्लियर? ओके, क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। देखिए जो भी अभी तक अपन ने पढ़ा उसको अपन कॉन्सेप्चुअली और न्यूमेरिकली यहाँ पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है द कांस्टेंट गामा। गामा क्या था अपना? एडियाबेटिक कांस्टेंट। एडियाबेटिक कांस्टेंट क्लियर है? 1.40। द स्पीड ऑफ साउंड है ना, ये आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के लिए सेम दिया हुआ है। द स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन इज 450 मीटर पर सेकंड। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द हाइड्रोजन एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर? क्लियर? देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो अपन को यहां पर दिया हुआ है गामा हाइड्रोजन और गामा ऑक्सीजन के लिए 1.4। क्लियर? वी नो दैट v इक्वल टू अंडर रूट गामा आर टी अपॉन एम। क्लियर? ओके, अब सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोजन के लिए VH2, गामा की वैल्यू 1.4 R और T डिवाइडेड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन MH2 कितना होगा? यहां से अगर बात करें मास ऑफ हाइड्रोजन के लिए तो वो ले सकता हूं मैं MH2 कितना होगा? 1। क्लियर? तो यहां से कितना हो गया? 1। क्लियर? ये तो हो गया अपना VH2 इक्वेशन 1। एज वेल एज VO2 अंडर रूट गामा RT डिवाइड बाय MO2। यू नो वेल MO2 कितना होता है? 16 MO2 मास ऑफ ऑक्सीजन 2 × 8 तो 16 ग्राम MU। क्लियर है? अब यहां से बात करें अगर अपन तो VO2 गामा दोनों के लिए सेम दे रखा है 1.4 RT डिवाइड बाई, अब यहां से अपन डायरेक्ट 16 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना हो गया? 16। क्लियर? अब यहां से कंपेयर करते हैं कि किसकी स्पीड पूछ रहा है, वो हाइड्रोजन की पूछ रहा है। तो यहां से अपन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। ये हो गए आपकी इक्वेशन 2 होगी। क्लियर है बेटा? अब यहां से हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन और एक आपकी ऑक्सीजन दोनों की स्पीड को कंपेयर करते हैं। VO2 डिवाइड बाई, पहले H2 ले लेते हैं अपन, VH2 डिवाइड बाई VO2 अंडर रूट 1.4 RT अपॉन 1, ऊपर नीचे कर देते हैं। क्लियर है? 1.4 RT और ऊपर कितना ले लिया बेटा अपन है? 16। क्लियर है भाई? यहां से 1.4 RT है तो नीचे चला जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा। तो अब देखो जो कट रहा है उसको अपन कट करते हैं यहां से। देखिए 1.4 से 1.4 गया, R से R गया, T से T गया, तो यहां से लिख सकते हैं अपन VH2 डिवाइड बाई VO2 और ये कितना हो गया बेटा? अंडर रूट 16 4। तो यहां से अपने पास हो जाएगा VH2 VO2 मल्टीप्लाई 4। VO2 कितना दे रखा अपन को? 450। तो 450 मल्टीप्लाई 4, 45 को डबल करो 90 और 90 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 180, यानी कि आंसर आ जाएगा 1800 मीटर पर सेकंड। वही फॉर्मूला यूज किया है जो भी आपको हमने सिखाया था। तो यहां से आंसर कितना हो जाएगा बेटा? ऑप्शन H करेक्ट। क्लियर? तो इस तरह से भी अपन यहां पर इसको बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, एन इको इज रिटर्न इन 3 सेकंड। एक इको है जो आपका रिटर्न हो रहा है 3 सेकंड में। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम द सोर्स
गिवन दैट द स्पीड ऑफ द साउंड, तो वेरी सिंपल, यहाँ तो हमें फॉर्मूला यूज करना है डायरेक्ट, v इक्वल टू 2d अपॉन टी फॉर इको। अब देखना बेटा, यहां से टाइम दिया हुआ है 3 सेकंड, अब यहां से डिस्टेंस पूछी हमसे, तो यहां से अपन लिख सकते हैं d इक्वल टू v मल्टीप्लाई टी बाई 2। अब v कितना दिया हुआ है अपन को 342 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 2। सिंपल क्वेश्चन है, एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्लियर, अब यहां से डिवाइड करते हैं, इससे कट हुआ 171 टाइम। क्लियर, तो 171 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा 1 बचे 2 5, तो आंसर आ गया आपका 513 मीटर। क्लियर, तो यहाँ से आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन इसलिए लिए जाते हैं ताकि आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट को सीख सके। फिर इको के अपन क्वेश्चन तो कर ही रहे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, समझना, इज इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो सबसे पहले जो कंडीशन दी हुई है उसको देखते हैं, है ना। बड़ा क्वेश्चन देख के अपन को घबराना नहीं है, जो दे रखा है उस पर पढ़ते चलो और कंडीशन को लिखते चलो। टेम्परेचर ऑफ एयर कीपिंग द पैरामीटर कांस्टेंट, अदर जो भी पैरामीटर है, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 273 केल्विन। 273 केल्विन का मतलब कितना हो गया 0 डिग्री सेल्सियस, एंड 1 एटम इज 332। तो यहां से अगर मैं बात करूं सबसे पहले, तो ऑन अ क्लियर डे व्हेन टेम्परेचर इन द लेबोरेटरी वाज 27 डिग्री सेल्सियस, द एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म मेजर स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर इन द लेबोरेटरी, द मेजर्ड वैल्यू, मेजर करने पर इतनी आ रही है। अब हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं, कैलकुलेट करने में कितनी आ रही है, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, हमें इस फॉर्मूले से वैल्यू को, स्पीड की जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट करना है, और उन्होंने जो लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट किया उससे उनकी वैल्यू आ रही है 352 मीटर पर सेकंड। और हमने ऐसा एरर में सिखाया था कि मेजर्ड वैल्यू देखो और कैलकुलेट वैल्यू देखो आप, और जो भी है उससे अपन को कैलकुलेट कर लेना है, जो भी डिफरेंस आएगा वही आपकी एरर है। क्लियर, तो यहां से देखते हैं, v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर इक्वल टू t1 अपॉन t2, ऐसा कर लेते हैं। अब v1 कितना दिया हुआ है अपन को 332 मीटर पर सेकंड, तो 332 मल्टीप्लाई 332 डिवाइड बाय v2 तो देखेंगे इसे अपन, और t1 273 और वो 27 और ऐड कर देते इसमें, तो यहाँ से t2 कितना बन जाएगा 27 प्लस 273, तो 300 केल्विन हो जाएगा। क्लियर, तो ये हो गया बेटा आपका 300। क्लियर, पहले v2 निकालते हैं, v2 स्क्वायर, v2 निकालना है तो 332 मल्टीप्लाई 332 मल्टीप्लाई 300 डिवाइडेड बाय 273। क्लियर, सोल्व कर लेते हैं जो भी आएगा, तो यहां से v2 आया बेटा 332, एक टाइम ही रह जाएगा, अंडर रूट 300 डिवाइड बाय 273। क्लियर, अब इसको सोल्व करते हैं, 300 को अपन क्या लिख सकते हैं 10 अंडर रूट 3, 273 लगभग किसके आसपास है, अगर अपन देखें तो 16 का होता है 256, 17 का होता है 289 स्क्वायर रूट, तो इजीली इसको सोल्व कर सकते हैं अपन। v2 332 मल्टीप्लाई, ये तो हो गया आपका 10 अंडर रूट 3, और ये लमसम हो जाएगा 17 के लमसम, तो यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 348.03 मीटर पर सेकंड। क्लियर है, नॉर्मल कैलकुलेशन है, आप बहुत इजीली इसको सोल्व कर सकते हो। क्लियर, ओके। अब देखिए कैलकुलेट करने पे तो ये आ रहा है और लेबोरेटरी में वो आ रहा है, तो परसेंटेज हमें क्या देखनी है, एरर देखनी है, तो परसेंटेज एरर मेजर्ड वैल्यू माइनस कैलकुलेटेड वैल्यू डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई 100। क्लियर, अब मेजर्ड वैल्यू कितनी है बेटा 352 माइनस 348.03 डिवाइडेड बाय 352 इंटू 100। सिंपली है, इसमें से इसको माइनस किया, डिवाइडेड बाय 352, और ऐसा काम हमने यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में भी किया था, प्रिसाइज वैल्यू देखी थी, कैलकुलेटेड वैल्यू देखी थी। क्लियर, जब इसको सोल्व करेंगे तो नियरेस्ट आंसर आएगा 1.12%। अब इसके अकॉर्डिंग अपन ऑप्शन मिला है, तो ऑप्शन बी आपका सही जा रहा है। क्लियर,
कैलकुलेशन आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन करके अपन आगे का मतलब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और आगे अपन क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। क्लियर है? ये पूरा मेथड आपको इस तरह से जैसे जैसे उन्होंने क्वेश्चन में कहा और हम कैलकुलेशन करते गए और लास्ट में हमने परसेंटेज एरर को भी कैलकुलेट कर लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एन इंजन अप्रोच अ वर्टिकल क्लिफ with constant speed 72 kilometer per hour when the engine at a distance of 0.7 kilometer from the cliff. The driver hears an echo after a time. जब टकरा के वापस आई और स्पीड ऑफ साउंड कितनी दे रखी है एयर की। ओके, सोल्व करते हैं। देखिए यहां से सबसे पहले बात करते हैं, एक वर्टिकल क्लिफ बनाते हैं। यह आपका वर्टिकल क्लिफ हो गया। यहां से यह आपका कोई भी जो इंजन है, इंजन क्लियर, इसकी स्पीड दे रखी है अपन को u 72 किलोमीटर पर हार। इसको अपन बहुत इजीली चेंज कर लेंगे किसमें, 72 इंटू 5/18, तो यहाँ से हो गया है 4, यानी कि u आ गया SI यूनिट में 20 मीटर पर सेकंड। क्लियर, यहाँ तक तो हुआ। और द इंजन एट अ डिस्टेंस 0.7 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से जो वर्टिकल क्लिफ है, वर्टिकल क्लिफ, इससे आपकी डिस्टेंस दे रखी है 0.7 किलोमीटर यहाँ तक, तो इसको भी चेंज कर लेंगे। d 0.7 मल्टीप्लाई 1000 मीटर, तो d भी कितना आ गया अपना 700 मीटर। यहाँ तक तो जैसे उसने बोल रखा है वैसे वैसे अपन ने कर लिया। उसके बाद इट ब्लो अ विसिल, जब ये इंजन चल रहा था, इंजन मतलब एक तरह से उसी की बात कर रहा है, कोई भी ऑटोमोबाइल व्हीकल है तो इंजन से ही तो चलेगा। जब इसने हॉर्न दिया, विसिल दी, तब ड्राइवर ने इको सुना आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी कि यहां से टकराए बाद। अब ये गाड़ी तो कंटिन्यू आगे चल रही है, हरी बात समझ में, तो ये भी आगे बढ़ेगा, ये तो यहाँ पर फिक्स रहेगा। अब देखते हैं, देखो अगर ये आगे बढ़ रहा है, मान लीजिए पहले यहां पर था, यहां पर था, इसकी पोजीशन है ए, अब ये बी पोजीशन पे आ गया, यानी कि पहले ये यहां पर था इंजन, प्रीवियस ए पोजीशन पे था। क्लियर, अब ये आफ्टर कवर्ड डिस्टेंस यहां पर आ गया बी पोजीशन पे, कौन, इंजन। ठीक है, यानी कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की इसने, यहां से टाइम टी पर, यहां से अगर देखें अपन आफ्टर टाइम टी पर ये यहां आ गया। क्लियर, अब जब इसने ऑन ने दिया तो ये तो आगे बढ़ चुका है, तो यहां से ये इस तरह से गया और टकरा के वापस आ गया, तभी तो इको सुनाई देगा। हरी बात समझ में। लेकिन ये 1 सेकंड में कितना चल रहा है, 20 मीटर चल रहा है। 1 सेकंड में कितना चल रहा है, 20 मीटर, तो टी सेकंड में कितना चलेगा, यानी कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस 1 सेकंड में चल रहा है। ये यहां लिख सकते हैं अपन, 1 सेकंड में चल रहा है 20 मीटर, तो आफ्टर टाइम टी सेकंड में कितना चलेगा, 20 मल्टीप्लाई टी, ये इसकी डिस्टेंस होगी, स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस, तो यहां से डिस्टेंस कितनी होगी बेटा 20 टी हो गई यहां तक। ठीक है, इसको डी डैश मान लो आप, क्योंकि डी तो अपन ने कितना ले रखा है 700 मीटर, यानी कि अब जो बची हुई डिस्टेंस है इसके बीच की वो कितनी होगी 700 माइनस 20 टी होगी। हरी बात समझ में। लेकिन डिस्टेंस कितनी कवर करी, 700 तो गया, 700 वापस आया, तो अब इसको अलग से लिखेंगे अपन। क्लियर भाई, 700 तो गया, ये 700 तो गया और 700 वापस आया, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, और साउंड भी इधर ही जा रही है, यानी कि यहां से अगर अपन बात करें तो वो कितना दे रखा अपन को, VS 330 मीटर पर सेकंड। अब 1 सेकंड में साउंड कितना चल रही है 330 मीटर, यहां से ये भी लिखते हैं अपन। ये तो था आपका 4 इंजन, अब ये कर रहा हूं मैं 4 साउंड। 1 सेकंड में साउंड कितना चल रही है 330 मीटर, तो टी सेकंड में कितना चलेगी 330 मल्टीप्लाई टी, ये आपकी क्या होगी डिस्टेंस मीटर। क्लियर है। अब देखो टोटल डिस्टेंस कितनी, यहां से यहां तक की दे रखी बेटा में 700 मीटर। ई को तभी सुनाई देगा जब लौट कर वापस आएगी, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाता है, लेकिन यहां तो डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो डिस्टेंस कितनी हो गई, जब आफ्टर रिफ्लेक्शन डिस्टेंस
वो हो गया आपकी 2 × 700 1400 मीटर। आ रही बात समझ में? क्लियर? ओके, अब हमें करना क्या है, बची हुई डिस्टेंस कितनी है, रिमेनिंग डिस्टेंस आफ्टर टाइम टी, रिमेनिंग डिस्टेंस आफ्टर टाइम टी, वो डिस्टेंस कितनी बच गई आपकी, डी डबल डैश कर देते इसको, क्योंकि डी डैश हमने यहाँ पर ले रखा है। तो ये हो गया बेटा 1400 माइनस 20t, 20t, यानी कि रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी होगी, 1400 माइनस 20t। अब आगे चलते हैं, देखिए आपकी डिस्टेंस हो गई 1400 माइनस 20t, और किसके इक्वल होगी, यहां से जो हमें दे रखा है ये कितनी साउंड थी, 330 मल्टीप्लाई टी, क्योंकि साउंड भी तो वापस आएगी ना। क्लियर है? तो यहां से अपन बात कर रहे हैं 330t। क्लियर है? तो 1400 330t प्लस 20t, तो 1400 350t, तो t निकालना अपन को, तो 1400 डिवाइड बाय 350, कट करते हैं, कट कट, ठीक है। इससे कितने टाइम कटा, 4 टाइम, तो टाइम कितना हो गया आपको 4 सेकंड, यानी कि 4 सेकंड बाद आपको क्या सुनाई देगा, इको सुनाई देगा, क्योंकि कंटिन्यूअसली ऑब्जर्वर भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। हरी बात समझ में? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो हमने बेसिक बिल्कुल इको का कॉन्सेप्ट यूज किया है, और यहाँ से अपने कैलकुलेशन किए, मैंने आपको एक एक स्टेप भी ओपन करके बताई है। क्लियर है? और इस तरह से अपने कैलकुलेशन करके और यहाँ से आंसर निकाला है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अ मैन बीट्स अ ड्रम, कोई मैन है जो ड्रम को बीट कर रहा है, एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द माउंटेन। क्लियर? देखिए एक मेन बना लेते हैं अपन, यहां पर ये मेन हो गया, और यहां पर अपन ये माउंटेन, और डिस्टेंस है इसके बीच में सर्टेन डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ले लेते हैं अपन यहां से डी। क्लियर? ये केस 1 ले लिया अपन ने, केस 1। ओके, ही स्लोली इंक्रीज द रेट ऑफ बीटिंग एंड फाइंड्स द इको इज नॉट हियर्ड, उसने इको सुना ही नहीं, इसका मतलब साउंड रिफ्लेक्ट होकर नहीं आई। व्हेन द ड्रम इज बीटिंग एट द रेट ऑफ 40 पर मिनट, यहां से आपको 40 पर मिनट, तो ध्यान देने की बात यह है कि पर मिनट दिया हुआ है, यानी कि टाइम नहीं दिया हुआ, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, एन 40 पर मिनट, 40 पर मिनट। क्लियर है? तो यहां से अपन इको का अगर कंडीशन देखें तो 2d/t। क्लियर? अब यहां से टाइम निकाल सकता हूं मैं इजीली, टाइम हो जाएगा 40/60, 2/3 हर्ट्ज, क्योंकि अपन ने सॉरी 2/3 मिनट, वैसे 60 अपन ने कर लिया तो हर्ट्ज ही रहेगा, सेकंड हो गया। ठीक है? तो यहां से आपका टाइम हो जाएगा 2/3, तो 3/2 सेकंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि t इक्वल टू क्या होता है, t इक्वल टू n इक्वल टू 1/t, n इक्वल टू 1/t। तो यहां से लिख सकते हैं v इक्वल टू 2d डिवाइड बाय 3/2, तो v हो जाएगा आपका 4d/3, 4d/3। दिस इज द इक्वेशन 1। अब आगे पढ़ते हैं, जितना अपन ने क्वेश्चन पढ़ा उतना अपन ने सोल्व कर लिया। When the drum is beating at the rate of, ये तो हो गया, he move 80 मीटर अवे, यानी कि वो आगे गया, towards the mountain, find the echo is not heard again, फिर इको सुनाई नहीं दिया। और जब वो रेट ऑफ बीटिंग कितना था, 1 पर सेकंड, यानी कि सेकंड केस में देखते हैं, केस सेकंड। अब ऑब्जर्वर आगे बढ़ चुका है, माउंटेन तो जहां का जहीं रहा, ऑब्जर्वर 80 मीटर आगे बढ़ चुका, 80 मीटर आगे जा चुका है, 80 मीटर आगे जा चुका है, इसका मतलब क्या है, अब डिस्टेंस कितनी बची, d-80 मीटर। भाई ये तो आपका माउंटेन है ही सही, और ऑब्जर्वर आगे जा चुका है, और जो अब फ्रीक्वेंसी है वो है बेटा आपकी 1 पर मिनट, यानी कि 1 पर मिनट ले सकते हैं अपन, 1 पर मिनट। आ रही बात समझ में? यानी कि यहां से क्या हो गया, सॉरी 1 पर सेकंड,
तो टाइम भी आपका वो हो जाएगा 1 पर सेकंड। तो यहाँ से टाइम कितना हो गया 1 सेकंड। अगेन वही फॉर्मूला यूज करेंगे v 2d माइनस टी अपॉन टी। इको का फॉर्मूला यूज कर लिया v इक्वल टू 2d अपॉन टी। तो यहाँ से इसको सोल्व करते हैं 2d माइनस 160 डिवाइड बाय 1। ये आपकी सेकंड इक्वेशन ले लेता हूँ मैं। अब ये भी v की वैल्यू और ये भी आपको v की वैल्यू दी हुई है, दोनों को अपन कंपेयर करते हैं। हरी बात समझ में क्लियर? ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब फर्स्ट इक्वेशन तो क्या थी अपनी v इक्वल टू 4d बाई 3। सेकेंड इक्वेशन क्या थी अपनी 2d माइनस 160 डिवाइडेड बाय 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 4d इक्वल टू 6d माइनस 480। 3 को हमने उधर मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर? तो यहाँ से 480 तो इधर आया 6d माइनस 2d। तो 480 इक्वल टू 6d माइनस 4d। ये कितना हुआ आपका 4d। तो यहाँ से कितना आया 2d। तो d कितना आ गया बेटा 480 डिवाइड बाय 2 यानी कि 240 मीटर। यानी कि जो माउंटेन और ऑब्जर्वर के बीच की जो डिस्टेंस थी वो कितनी आई? व्हाट इज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन मैन एंड माउंटेन? वो कितनी होगी आपकी 240 मीटर। क्लियर है? तो यहाँ आज अपन ने इको के कुछ कॉन्सेप्ट को सीखा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए। क्लियर है? बाकी का अपन जो भी पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।